कहानी की शुरुआत में हम जिसान सिटी पर गवर्नर रेसिडेंस को देखते हैं, जिस एरिया को मॉन्स्टर ने कब्जा किया था। और आज यहाँ पर एक मॉन्स्टर और इंसान के बीच में शादी होने वाला था। वहाँ पर दो आदमी खाना लेते हुए बात कर रहे थे। एक बताता है ये एक अलायंस मैरिज है और यहाँ पर गवर्नर और युआनजी फाइनेंशियल ग्रुप की बेटी के बीच में शादी होने वाला है। आज पहली बार किसी मॉन्स्टर और इंसान के बीच में शादी हो रहा है। इसका मतलब इस दुनिया पर अब शांति रहेगा। और इतने में ही वहां पर एक छोटा सा बच्चा आकर कहता है, क्या आप मुझे ब्लूबेरी केक का एक पीस दे सकती हो, क्योंकि आज मेरी बहन का बर्थडे है। लेकिन वहां पर दो लड़के उसे केक देने के बजाय डांटने लगे थे। अब एक लड़की कहती है, तुम जैसे भिखारी को यहाँ पर नहीं आना चाहिए। और इतने में ही उस बच्चे के पीछे एक काफी खतरनाक मॉन्स्टर आकर कहता है, तुमने अभी अभी कहा कि ब्लूबेरी केक खत्म हो चुके हैं। और वो लड़की कुछ कहने की कोशिश करती है, लेकिन वो यहाँ पर काफी ज्यादा डर गई थी। अब वो मॉन्स्टर कहता है, अगर केक नहीं है तो कोई बात नहीं है, मैं इसको खाकर अपना भूख मिटा लेता हूँ। इतना कहकर उस बच्चे को पकड़कर खा लेता है। वो लड़की काफी ज्यादा डरती हुई कह रही थी, लेकिन हमारे पास अभी भी केक बाकी है। और इतने में ही वहां पर उस बच्चे की बहन आकर उस मॉन्स्टर से अपने भाई को मांगने लगी थी। अब वहां पर एक आदमी कहता है, ग्रेट मॉन्स्टर आ रहे हैं, जल्दी रास्ता खाली करो। अब वो मॉन्स्टर उस बच्चे को कहता है, तुम्हारा भाई का टेस्ट काफी ज्यादा अच्छा था, इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम भी उतना ही ज्यादा टेस्टी होगी। दूसरी तरफ गवर्नर के पास प्रेसिडेंट जीन आकर बताता है, हम यहाँ पर इंसान और मॉन्स्टर के बीच में जो फाइट चल रहा है उसे शांत करने के लिए एग्रीमेंट करने के लिए आए हैं। और जिसान रीजन भी अब रिकवर होना चालू हो गया है और हमारा जिनसी फाइनेंशियल ग्रुप भी इसमें कुछ मदद करना चाहता है। अब गवर्नर कहता है, तुमने पहले ही हमारे ट्रूप्स के लिए काफी सारा सपोर्ट किया है, इसलिए मैं आपका ये मदद कभी भी नहीं भूलूंगा। अब वो प्रेसिडेंट जिन को आपने जिसान रिजर्व बैंक और चाइना मर्चेंट ग्रुप के हाई पोजीशन में बैठा देता है। ये देखकर वहां पर लोग बात करने लगे थे। अब युआनजिया खड़े होते हुए कहती है, अब सभी गेस्ट यहाँ पर आ चुके हैं, तो हम अपने प्लान के अनुसार चलते हैं। अब वो हंटर को कहकर एग्जिट डोर को क्लोज करने के लिए कहती है। ये सुनकर वहाँ पर जो गेस्ट थे वो इसके लिए मना करने लगे थे, क्योंकि वो रेबल आर्मी के साथ बैठना नहीं चाहते थे, जो कि काफी ज्यादा खतरनाक होते हैं। अब वहाँ पर हंटर उन्हें समझाते हुए कहते हैं, आप लोग चिंता ना लो, क्योंकि हम आपकी सेफ्टी की जिम्मेदारी लेने वाले हैं। अब इतने में ही वहाँ पर सभी इंसान के ऊपर खून गिरना चालू हो गया था। ये देखकर लोग काफी ज्यादा डर गए थे। अब वहाँ पर वो मॉन्स्टर आकर कहता है, आज का दिन काफी बड़ा है, तो मैं सभी को काफी ज्यादा गिफ्ट देना चाहता था। अब इतने में ही वहाँ पर जुओची नाम का लड़का आकर उस मॉन्स्टर को खत्म कर देता है और कहता है, लेकिन मैं यहाँ पर गलत समय में आया हूँ। अब ये देखकर लोग भागते हुए कह रहे थे, आखिरकार यहाँ पर क्या हो रहा है, शादी जैसी जगह पर वो इस तरह की हरकत कैसे कर सकता है, क्या वो एक पागल है। अब दूसरा कहता है कि इस आदमी ने कहा था कि हमारा सेफ्टी की जिम्मेदारी वो लेने वाला है, मैं उसको पीट पीट कर मार डालूंगा। अब हमें पता चलता है जुओची एक क्लास का वांटेड क्रिमिनल है। अब वहाँ पर युआनजिया आते हुए कहती है, रेबल आर्मी के साथ डील करने के लिए मैं बिजी थी, इसलिए मैं तुम जैसे कमजोर लड़के के साथ टाइम बर्बाद नहीं करना चाहती थी, लेकिन तुमने यहाँ पर इंट्रांस गेट पर ये सब किया है, तो मैं तुम्हें पकड़ कर अपने पति को गिफ्ट दूंगी। और मैं तुम्हें दूसरा इन्फॉर्मेशन भी बता देती हूँ, मैंने पहले ही काफी सारे हंटर को मार्शल आर्ट सेंटर पर भेज दिया है, जिसने तुम्हारा मदद किया था। उनका मेन गोल तुमको बाहर निकालना था। अब जोची कहता है, तुमने जिसको भेजा है वो जाकर उन्हें मार देंगे जो मार्शल आर्ट सेंटर पर है, तो वो मरने वाले ट्रैश है। अगर तुम भी ट्रैश हो तो तुम मरना डिजर्व करती हो। अब युआनजिया उसको मारने के लिए अपने लोगों को आगे भेजती है, लेकिन जोची काफी आसानी से एक ही झटके में उन सभी को खत्म कर देता है। ये देखकर युआनजिया सोचने लगी थी, आखिरकार ये कैसे पॉसिबल है। यहाँ पर उसने एक एस क्लास के हंटर और 3 ए क्लास के हंटर को काफी आसानी से खत्म कर दिया। अब जुओची काफी तेजी से उसके पास जाकर कहता है, क्या ये वही ट्रैश हंटर है जिसके आर्ट पर तुम इतना ज्यादा बड़ी बड़ी बात कर रही थी। अब युआनजिया काफी ज्यादा डरते हुए खुद से ही कहती है, आखिरकार ये मेरा इतना ज्यादा करीब कब आया, और क्या अब मैं यहाँ पर मरने वाली हूँ, ये नहीं हो सकता। अब जुओची आगे जाते हुए कहता है, मेरे रास्ते पर ना आओ, मैं एक लड़की को नहीं मारता। अब युआनजिया सोचने लगती है, तुम एक लड़की को नहीं मारते हो, इस
इसका मतलब तुम एक पागल हो, तुम बस इंतजार करो, तुमको इसके लिए पछताना पड़ेगा। इतने में ही जुओची उसको एक मुक्का मारकर दूर फेंकते हुए कहता है, मैंने बस अभी अभी याद किया तो मुझे पता चला कि तुमने तो एक मॉन्स्टर के साथ शादी किया है, इसलिए तुम एक लड़की पर काउंट नहीं होती हो, तुम तो एक इंसान भी नहीं हो। और इतने में ही उसके आगे गवर्नर आकर कहता है, तुम तो सच में काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो, तुम्हारी बॉडी के अंदर कोई भी मैजिक पावर नहीं है, इसका मतलब तुम एक हंटर नहीं हो और तुम एक मॉन्स्टर भी नहीं हो सकते, लेकिन इसके बाद भी तुम्हारे अंदर काफी ज्यादा स्ट्रेंथ है। अब जोची उसके ऊपर एक पंच मारता है। ये देखकर गवर्नर कहता है, ये तो मार्शल आर्ट्स है। अब वहाँ पर एक काफी जोर का धमाका होता है, लेकिन गवर्नर ने उसके हाथ को पकड़ दिया था। वो कहता है, मेरे कमरेड एक बार मार्शल आर्ट्स ओरल के अंदर गए हुए थे, उन्होंने मुझे बताया कि वहाँ पर बस कुछ ही मार्शल आर्टिस्ट ऐसे हैं जिनका स्ट्रेंथ काफी ज्यादा हाई है, लेकिन मैं आज तक उन्हें नहीं मिल पाया। लेकिन ये सभी मार्शल आर्टिस्ट ट्रैश होते हैं, वो तो एक हंटर की जितना भी पावरफुल नहीं होते हैं। मैंने सोचा था कि मैं रियल मार्शल आर्ट से मिल चुका हूँ, पर तुम तो काफी ज्यादा कमजोर हो। अब जुओची अपना कुछ मेथड का यूज करके एक डीमोन के फॉर्म पर ट्रांसफर हो जाता है और कहता है, इस फॉर्म पर आने के बाद मुझे काफी ज्यादा रिलैक्स महसूस होता है। अब वो गवर्नर के मुंह को पकड़कर जमीन पर काफी जोर से दे मारता है। अब गवर्नर कहता है, तुम तो एक इंसान भी नहीं हो, आखिरकार तुम क्या चीज हो। अब जुओची बताता है, इंसान को अपना खाना मारने वाले दुष्ट मॉन्स्टर को मार्शल आर्ट्स का ट्रू मीनिंग कहाँ से पता चलता है। मार्शल आर्ट्स का चरम इमोर्टल है, ह्यूमन रेस के लिमिट्स को पार करके मैं एक इमोर्टल बन चुका हूँ। अब हम कुछ साल पहले मार्शल आर्ट्स ओरल को देखते हैं, जहाँ पर काफी सारे मॉन्स्टर ने अटैक कर दिए थे। वहाँ पर मार्शल आर्टिस्ट उनके साथ लड़ रहे थे। वो मॉन्स्टर इतना ज्यादा थे कि एक लड़का कहता है, अब हमें यहाँ पर सरेंडर कर देना चाहिए। एलायंस लीडर एक मॉन्स्टर को मारते हुए कहते हैं, क्या ये जगह कोई ट्रैप था। साथ ही में वो यहाँ पर काफी ज्यादा घायल भी हो चुके थे। मैंने कभी भी उम्मीद नहीं किया था कि मैं और डिमोनिक कॉल का लीडर एक ही साथ में मरेंगे। अब इतने में ही वहाँ पर एक लड़की आके मॉन्स्टर को मारने लगी थी। अब एक डीमोन कहता है, तुम क्यों ना मुझे अपना इटरनल एनर्जी दे दो। अब उस डीमोन ने अपने पैर से एक लड़के को कुचलकर मार देता है और हंसते हुए कहता है, सच में इंसान अभी भी हमारा विरोध कर रहे हैं। अब उन मार्शल आर्टिस्ट को तो लग चुका था, आज हमारा अंत यहीं पर है। अब वो डीमोन कहता है, मैं तुम सभी को एक ही साथ में खाऊंगा। इतना कहकर अपने हाथ से उनके ऊपर अटैक करने लगता है, लेकिन तभी पीछे से उसके ऊपर किसी ने अटैक कर दिया था। वो डीमोन वहीं पर मारा जाता है और जुओची आकर कहता है, तुम दोनों अभी भी जिंदा हो। अब एलायंस लीडर कहते हैं, तुम्हारा इसका स्प्लिटिंग फार्म तो दोबारा काफी ज्यादा स्ट्रांग हो चुका है। वो लड़की कहती है, ऐसा लगता है तुम्हारा ट्रू एनर्जी तो काफी ज्यादा टेस्टी हो चुका है, अगर तुम मेरे साथ डुअल कल्टीवेट करोगे तो हम इतिहास के सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट मार्शल आर्टिस्ट बन सकते हैं। जहाँ पर जुओची उसको साफ साफ मना कर देता है और कहता है, मैंने पहले ही बता दिया है कि मैं जो कर रहा हूँ वो मार्शल डाओ का पीक है। और एलायंस लीडर जुओची को बताते हैं, तुम यहाँ पर सही समय पर आए हो, अगर तुम हमारे साथ आओगे तो हम इस डिमोनिक बीस्ट के जगह को ब्रेक करके बाहर जा सकते हैं। जुओची कहता है, तुम्हारा मतलब मैं यहाँ से भागूंगा, ये क्या मजाक चल रहा है। मैं उस आदमी को मारने जा रहा हूँ जिसने हमारे साथ गद्दारी किया था। और एलायंस लीडर कहते हैं, हेवनली स्वॉर्ड सेट का क्यूनिवान, जो कि इस दुनिया का नंबर 1 मार्शल आर्टिस्ट है, तुम इतने सारे डिमोनिक बीस्ट के सामने उसको मार पाओगे। जुओची कहता है, तुम कोशिश करना कि यहाँ पर ना मरो, मरना में हर साल तुम्हें परेशान करने के लिए तुम्हारे ग्रेव स्टोन के पास आऊंगा। लीडर बताते हैं, ये ओल्ड मैन अभी भी काफी ज्यादा स्ट्रांग है, 200 साल की उम्र तक जिंदा रहना कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। वो फिर जुओची को कहता है, तुम अपना अच्छी तरह से ख्याल रखना, कहीं पर तुम मुझसे पहले ही मारे ना जाओ। अब इतने में ही दोबारा डिमोनिक बीस्ट आकर उनके ऊपर अटैक करना चालू कर देते हैं। तो जुओची ऊपर उछलकर अपने पावर का यूज करते हुए उन डीमोन को मारने लगा था। दूसरी तरफ हम देखते हैं, एक काफी खतरनाक डीमोन ने एक इंसान की छाती पर टेंटिकल घुसा देता है। वो आदमी पूछता है, आखिरकार तुमने ये क्यों किया और तुमने हमको धोखा क्यों दिया। अब हम वहीं पर क्यूनिवान को भी देखते हैं, जो कि डीमोन के साथ मिल चुका था। अब एक डीमोन हंसते हुए उसे थैंक्स कहता है और पूछता है, आपने ही कॉमरेड को मरता हुआ देखकर तुम्हें कैसा फील हो रहा है। जहाँ पर क्यूनिवान कुछ भी नहीं बोलता। वो डीमोन कहता
कहता है तुम तो सच में काफी ज्यादा बोरिंग हो, मेरे को इस तरह से चुप बैठने वाले लोगों से नफरत है। दूसरी तरफ जुओची को लड़ता हुआ देखकर वो डीमोन कहता है सच में ये तो काफी लायक का ओपोनेंट है। और इतने में ही क्यूनिवान ने उस डीमोन के ऊपर एक सलाह अटैक कर देता है। वो डीमोन कहता है आखिरकार तुम ये क्या कर रहे हो, मैं तो लगभग यहाँ पर तुम्हारे अटैक से मारा गया था, कम से कम तुम भूल तो सकते हो मैं तो बस मदद करने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि सेरेमनी खत्म होने से पहले तक तुम्हें पोर्ट्रेट करना मेरा काम है। और वहाँ पर जुओची आकर क्यूनिवान को कहता है कहीं पर तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया, आखिरकार तुम डिमोनिक बीस्ट के साथ शामिल क्यों हुए। जहाँ पर क्यूनिवान मार्शल डाओ के पीक के लिए बताता है। जुओची हंसते हुए कहता है ऐसा लगता है तुम सच में पागल हो चुके हो, मार्शल डाओ पीक के लिए तुम अपने लोगों को धोखा देकर डिमोनिक बीस्ट के साथ शामिल क्यों हुए हो, आखिरकार ये किस तरह का बेहुदा लॉजिक है। क्यूनिवान बताता है वो लोग मेरे कामरेड नहीं है, उन्होंने कभी भी मुझे नहीं समझा, वो तो सिर्फ पैसा और पावर के पीछे भागते हैं, उनका मेन गोल तो पैसा और पावर है, लेकिन मार्शल डाओ उनके लिए एक टूल के बराबर रहा है, वो इसको अपना गोल नहीं मानते। लेकिन तुम कुछ अलग हो, यानी कि मेरे तरह ही हो। अब जुओची हंसते हुए कहता है तुम ये कहने की कोशिश कर रहे हो कि डिमोनिक बीस्ट के साथ शामिल होने के बाद वो तुम्हें एक इमोर्टल बना देंगे, क्या वाकई में कोई ऐसा अच्छा चीज भी है, यहाँ तक कि मेरे को भी इसमें लालच आ चुका है। अब क्यूनिवान कहता है तुमने मुझे अपना पूरा प्रयास करके कल्टीवेशन करने के लिए मोटिवेशन दिया है, उसके लिए मैं तुम्हें थैंक्स कहना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा लेवल हेवनली सोर्ड सेट के सभी पूर्वजों से ज्यादा हो चुका है, लेकिन मार्शल डाओ अब यहीं पर खत्म हो चुका है, इमोर्टैलिटी का कोई भी अस्तित्व नहीं है, मगर मैं अपने सपनों पर कभी भी गिव अप नहीं करूंगा और पीक मार्शल डाओ को एक्सप्लोर करना कंटिन्यू रखूंगा, और हम उसके बाद अपने बॉडी को डिमोनिक बीस्ट पर ट्रांसफर कर सकते हैं। इसलिए तुम मेरी बात मानकर मेरे तरफ आ जाओ, जब तुम डिमोनिक बीस्ट पर ट्रांसफर होगे तो तुम मुझसे भी ज्यादा स्ट्रांग हो जाओगे। एक बार हम ट्रांसफॉर्मेशन सेरेमनी को खत्म कर देंगे तो हमें अपना अपना एक रास्ता खुद मिल जाएगा। और वो डीमोन क्यूनिवान से पूछता है क्या तुम सीरियस हो, इतने सारे लोगों को मारने के बाद हमने सेरेमनी को एक्टिव करने के लिए एनर्जी को तैयार किया है, लेकिन अब तुम यहाँ पर इस जैसे एरोगेंट इंसान के लिए आधा एनर्जी खत्म करना चाहते हो। क्यूनिवान कहता है क्योंकि वो इसका लायक है। और वो डीमोन भी जुओची को अच्छी तरह से देखता है और उसे लगता है ये तो सच में यहाँ पर इस दुनिया का सबसे ज्यादा स्ट्रांग इंसान बन सकता है, इसलिए वो भी उसको अपने साथ शामिल करने के लिए तैयार हो गया था। लेकिन जुओची साफ साफ उनके ऑफर को मना करते हुए कहता है तुम अपने लिमिट से ज्यादा बोल चुके हो, मैं कोई भी डिमोनिक बीस्ट बनना नहीं चाहता, सबसे ज्यादा तो तुम्हारा ये इन्फॉर्मेशन गलत है, क्योंकि मैं सबसे ज्यादा पावरफुल हूँ, पहले मैं इस क्यूनिवान को मारूंगा उसके बाद तुम्हारी बारी आएगी, इतना कहकर उसके ऊपर अटैक कर देता है। अब क्यूनिवान भी अपना शॉट निकालते हुए बताता है तुमने यहाँ पर मेरे बातों को नहीं समझा है, तो मैं अपने ही लैंग्वेज पर तुम्हें ये समझा दूंगा। इतना कहकर अपना हेवनली स्वॉर्ड 1000 शैडो से जुओची के ऊपर अटैक कर देता है। जुओची कहता है तुम तो सच में काफी ज्यादा कमजोर हो, तुम एक इमोर्टल नहीं बन सकते। अब यहाँ पर क्यूनिवान भी अपने अटैक पर पावर बढ़ाने लगा था, जिसके वजह से जुओची थोड़ा पीछे आ जाता है। अब दोनों के बीच में खतरनाक फाइट होना चालू हो गया था। अब दोनों अपना अपना सबसे ज्यादा पावरफुल टेक्निक का यूज करके एक दूसरे के ऊपर अटैक करते हैं। उन दोनों का अटैक टकराने की वजह से वहाँ पर एक जोरदार ब्लास्ट होता है। यहाँ पर क्यूनिवान उसके सामने काफी ज्यादा कमजोर पड़ने लगा था, उसके हाथ से खून आने लगता है। जुओची पूछता है क्या तुम्हें अब भरोसा हुआ कि आखिरकार यहाँ पर कौन स्ट्रांग है। क्यूनिवान कहता है तुम्हारा लक काफी अच्छा था, इसलिए तुम एक मूव से ही जीत गए, लेकिन ये तुम्हारा फर्स्ट टाइम है। जुओची कहता है तुम्हें लग रहा है कि ये मेरा लक है, मैंने बहुत बार तुमको हराया है। अब यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन सेरेमनी स्टार्ट हो जाता है, तो क्यूनिवान के लेफ्ट आई से इविल एनर्जी आने लगा था। अब वहाँ पर काफी ज्यादा एनर्जी गैदर होने लगता है और सभी एनर्जी एक स्टोन के अंदर जाने लगा था। मोस्टर काफी खुश होते हुए कह रहे थे ये तो इवोल्यूशन इमोर्टैलिटी है। अब सारे डीमोन जश्न मनाने लगते हैं। अब हम देखते हैं उस स्टोन ब्रेक होकर उसमें से क्यूनिवान बाहर आता है, लेकिन अब वो यहाँ पर पूरी तरह से चेंज हो चुका था। वो अब एक डिमोनिक बीस्ट पर ट्रांसफर हो चुका था, साथ ही में वो काफी ज्यादा पावरफुल भी बन गया था। ये देखकर एक डीमोन कहता है सच
सच में ये तो काफी ज्यादा टैलेंटेड है। सेरेमनी कंप्लीट होते ही ये तो जनरल लेवल पर पहुंच चुका है। अब क्यूनिवान जोची को बताता है तुम्हारे पास अभी भी लास्ट चांस है। अब यहाँ पर ये दुनिया खत्म हो रहा है, मेरे साथ शामिल हो जाओ। हम एक साथ मिलकर हेवंस के कईयों सारी जगह को अपना बनाएंगे और फिर एक नए रास्ते का तलाश करेंगे। लेकिन यहाँ पर जोची हंसते हुए उसका मजाक उड़ाने लगा था। वो कहता है सच में अब तुम तो काफी ज्यादा बदसूरत लग रहे हो। क्या तुम इसी तरह के पावर को चाहते थे? तुमने अपने ही लोगों को धोखा दिया इस तरह के घटिया स्ट्रेंथ को हासिल करने के लिए। अब क्यूनिवान हाँ पर जवाब देके काफी तेजी से उसके पास आकर उसके ऊपर अटैक करके उसको दूर फेंक देता है। यहाँ पर जोची काफी ज्यादा घायल हो गया था। वो काफी गुस्सा होते हुए कहता है तेरी हिम्मत कैसे हुई चुपके से मेरे ऊपर अटैक करने की? अब वहाँ पर एक पोर्टल ओपन हो जाता है तो वो डीमन क्यूनिवान को बताता है ये दुनिया काफी ज्यादा बेकार है, अब यहाँ से जाने का समय आ चुका है। अब क्यूनिवान भी दूसरी दुनिया पर जाने के लिए तैयार हो गया था। अब उस पोर्टल के जरिए अंदर चला जाता है। इधर जोची जमीन पर लेटा हुआ था। वो कहता है क्या मैं यहाँ पर मरने वाला हूँ? मैं तो मार्शल आर्ट्स के पीक पर भी नहीं पहुँचा हूँ और क्या मैं यहाँ पर इस तरह से मरने जा रहा हूँ? आखिरकार एक क्या मजाक है? मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, चाहे तुम कोई भी दुनिया पर क्यों ना चले जाओ, मैं जरूर तुम्हें मार कर ही रहूंगा। अब उसको वहाँ पर कुछ आवाज सुनाई देने लगा था। अब वो अपना आंखें खोलता है और कहता है क्या मैं अभी भी जिंदा हूँ? मुझे तो क्यूनिवान ने मार दिया था। आखिरकार ये जगह कहाँ पर है? और इस रूम में तो काफी सारे महंगे महंगे फर्नीचर है। मैंने आज से पहले इस तरह की चीज को कभी भी नहीं देखा था। अब हम देखते हैं उसके सामने काफी सारे लोग मरे हुए थे। वो अपना कपड़े देखते हुए बताता है और मैंने इस तरह के कपड़े को भी कभी भी नहीं देखा था। अब मुझे ट्रेलर पर जाके अपने लिए नया कपड़े खरीदना चाहिए। अब वो खड़ा होने की कोशिश करता है लेकिन वो यहाँ पर हिल भी नहीं पा रहा था क्योंकि उसके बोन्स यहाँ पर टूट चुके थे और वो काफी ज्यादा घायल भी हो गया था। वो कहता है ये नहीं हो सकता, ये बॉडी तो मेरा नहीं है, मेरे मसल्स भी गायब हो चुके हैं और मेरी बॉडी के अंदर कोई भी ट्रू क्यूआई मौजूद नहीं है। अब वो यहाँ पर बेहोश होने लगा था। वो कहता है अब मैं दोबारा मरना नहीं चाहता हूँ। अब इतने में ही वहाँ पर एक आदमी यानी कि उसका दोस्त आकर काफी जोर से उसे आवाज लगाता है। अब वो अंदर आकर कहता है क्या तुमने उन देशद्रोही को नहीं ढूंढा? अब वो काफी हैरान होते हुए कहता है क्या तुमने जिंगमिन को मार दिया? ऐसे अच्छा ही हुआ क्योंकि ये गद्दार मरना ही डिजर्व करते हैं। अब वो कहता है अगर वो यहाँ पर मारा गया है तो अब यहाँ पर पीस एग्रीमेंट खत्म हो चुका है। वो जोची को देखते हुए कहता है यहाँ पर वो सुरक्षित नहीं है। अब वो आगे जाकर उसे चेक करता है तो अभी भी वो सांस ले रहा था, इसलिए उसे उठाकर हॉस्पिटल पर ले जाने लगता है और बताता है जब तुम वापस जाओगे तुम एक हीरो बन जाओगे। अभी इतने में ही वहाँ पर एक आदमी आकर कहता है तुम बस यहाँ पर खेल रहे हो और तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई आपने आपको हीरो कहने की? और वो अपने आगे जिंगमिन को मरा हुआ देखता है तो उन्हें गाली देते हुए कहता है क्या तुम पागल हो गए हो? हम इसे भूल जाते हैं कि तुमने डिप्लोमा डिसाइडेंस पर ट्रबल किया था लेकिन तुमने यहाँ पर जिंगमिन को मार दिया है। तुम सभी वेस्टर्न माउंटेन यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हो, आगे तुम्हारा फ्यूचर काफी ज्यादा ब्राइट है लेकिन तुम क्यों इन जैसे रेबल्स के साथ इन्वॉल्व होना चाहते हो? अब जोच का दोस्त चिल्लाते हुए कहता है तुम स्पेशल इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट से आते हो और तुम्हें सब कुछ पता है तो हमसे सवाल क्यों पूछ रहे हो? अब वो आदमी बताता है लड़ाई खत्म होने के बाद वेस्टर्न माउंटेन में अंतरिम सरकार को पीस एग्रीमेंट के विवरण को पुष्टि करने के लिए 1 महीना लग गया। इंसान और मोस्टर के बीच में शांति लाना इतना आसान भी नहीं है। ये सब तुम्हारे वजह से हुआ है जिसका बाल भी अभी तक ग्रो नहीं हुआ है। अब जोची का दोस्त कहता है तुम एक गद्दार हो, तुम मोस्टर के साथ मिलकर ह्यूमन के जगह को उन्हें देना चाहते हो। अब वो आदमी कहता है कम से कम हम यहाँ पर जिंदा तो है, तुम्हारा गर्म खून यहाँ पर सभी को खत्म कर डालेगा। तुम पीस एग्रीमेंट को डिस्ट्रॉय करके वार को शुरू करना चाहते हो। वो उसका गला पकड़ते हुए कहता है क्या तुम अपने मौत को नजदीक से देखना चाहते हो? और वो लड़का उसका हाथ पकड़ते हुए उसे छोड़ने के लिए कहता
होता है। अब वो उसका गला छोड़ते हुए बताता है, मैं तो बस मजाक कर रहा था, तुम वेस्टर्न माउंटेन यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो, तुम यहाँ पर नहीं मर सकते। शायद वो यहाँ पर उन दोनों को अरेस्ट भी कर लेता है। अब वो एक आदमी के साथ बाहर आ जाता है। हम देखते हैं बाहर काफी सारे स्टूडेंट्स कह रहे थे, तुमने हमको अरेस्ट क्यों किया है, तुम एक देशद्रोही हो, हमें हमारा वेस्टर्न माउंटेन वापस दे दो। अब ऑफिसर पूछता है, आखिरकार तुमने इतने सारे स्टूडेंट्स को मेरे प्रिजन के अंदर क्यों डाला है। अब इंटेलिजेंट डिपार्टमेंट का आदमी कहता है, वेस्टर्न माउंटेन यूनिवर्सिटी के पूरे 196 स्टूडेंट यहाँ पर परेशान कर रहे हैं। अब वो स्टूडेंट्स को बताता है, तुम ज्यादा नाराज मत हो, मैं तुमको एक गिफ्ट दे रहा हूँ। अब वो ऑफिसर कहता है, क्या तुम मजाक कर रहे हो, वेस्टर्न माउंटेन यूनिवर्सिटी वेस्टर्न माउंटेन रीजन का सबसे ज्यादा नंबर 1 स्कूल है, इसमें काफी सारे बड़े बड़े लोगों के बच्चे होंगे, मैं यहाँ पर मुश्किल पर पढ़ना नहीं चाहता। अब वो आदमी पूछता है, क्या तुम डर गए हो, जहाँ पर ऑफिसर बताता है, क्या तुम मजाक कर रहे हो, मैं बस पीस एग्रीमेंट के जो बातें चल रहे हैं उसके बारे में चिंता ले रहा था। वो आदमी बताता है, इन स्टूडेंट्स ने मिस्टर को मार दिया है, ये सच में काफी ज्यादा ट्रबल मेकर स्टूडेंट्स है, कुछ दिनों के बाद पीस एग्रीमेंट साइन हो जाएगा, उसके बाद इनका यूज एक एक्सपेरिमेंटल मटेरियल के रूप में किया जाएगा। यहाँ पर जोची नाम के लड़के को अच्छी तरह से देखना, पता चला है वो बचपन से ही मार्शल आर्ट प्रैक्टिस करता आ रहा है और उसने ही फॉरेन मिनिस्टर को मारा है, वो काफी ज्यादा डेंजरस हो सकता है। ऑफिसर हंसते हुए कहता है, मैं एक सी रैंक का हंटर हूँ और मैं इस प्रिजन का वार्डन भी हूँ। अब हम दूसरी तरफ एक रूम पर जोची को देखते हैं जो कि अभी ठीक हो चुका था। वो कहता है, मेरी बॉडी की इंजरीज काफी ज्यादा खराब होता जा रहा है, अगर मैं कल्टीवेशन नहीं कर सकता तो मैं अपने क्यूआई की मदद से अपनी इंजरी को हील भी नहीं कर सकता। मैं अपने प्रीवियस लाइफ में एक गरीब घर के अंदर बॉर्न हुआ था, सरवाइव करने के लिए मैंने काफी छोटी उम्र में ही मार्शल आर्ट टेक्निक को सीख लिया था। मैं अपने कल्टीवेशन के इंटीरियर स्टेज पर था, लेकिन फिर भी मैं अपने फाउंडेशन को सॉलिड नहीं कर पाया, इसी के वजह से मेरा कल्टीवेशन स्लो हो गया था। लेकिन अब मुझे दोबारा चांस मिला है तो मैं इसे करके दिखाऊंगा। मेरे दिमाग में अभी भी काफी सारे कल्टीवेशन टेक्निक याद है। मेरे पिछले लाइफ के प्रैक्टिस एक्सपीरियंस के साथ मुझे अपने पास्ट लाइफ को सरपास करने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। अब वो कुछ टेक्निक को यहाँ पर कल्टीवेशन करने लगा था, लेकिन उसके बॉडी से बार बार क्यूआई गायब हो जाता था। वो कहता है, ऐसा नहीं हो सकता, अगर मैं कल्टीवेशन नहीं कर सकता था तो मुझे बहुत समय पहले ही मर जाना चाहिए था, लेकिन अब मेरे यहाँ पर घाव अपने आप ही हील होने लगे हैं। क्या मैंने जिस क्यूआई को अभी अभी कल्टीवेट किया था उसे इस बॉडी ने सैलो कर लिया है। ऐसा लगता है मेरे बॉडी के अंदर काफी सारे परिवर्तन आने लगे हैं। अब इतने में ही वहाँ पर उसका दोस्त आकर कहता है, क्या तुम जाग चुके हो, उन लोगों ने तुमको मेडिसिन ही नहीं दिया, मैंने तो बस तुम्हारे घाव को साफ करके बैंडेज लगा दिया था, मुझे तो लग रहा था तुम सरवाइव नहीं कर पाओगे। अब जोची उसको थैंक्स कहते हुए उसका नाम पूछता है, जहाँ पर उसका दोस्त काफी ज्यादा हैरान होते हुए कहता है, मेरा नाम गुआनजिन है और मैं तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड हूँ, क्या तुम यहाँ पर मजाक कर रहे हो या तो फिर तुम्हारा दिमाग जा चुका है। अब जूची कहता है, मेरे दिमाग के साथ कुछ हो चुका है, इसलिए मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा है, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि मैं कौन हूँ और मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ। अब गुआनजियान उसको उसके बारे में सब कुछ बता देता है और फिर कहता है, इस ओरल में अब मॉन्स्टर आ चुके हैं और इंसानों के काफी सारे जगह पर कब्जा कर चुके हैं और हम सभी वेस्टर्न माउंटेन यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं, पीस एग्रीमेंट को रोकने के लिए हम सड़क पर उतर आए हैं। अब जोची कहता है, ये सब तो एक बस बहाना था, हमारा रियल प्लान तो जेंगमिन को किडनैप करना था, लेकिन प्लान में चेंज होने के बाद मैंने जेंगमिन को मार दिया और अब हम जेल पर है। अब गुआनजियान कहता है, जो रेबल्स है वो हमें जल्दी ही इस जगह से बाहर निकाल लेंगे। अब जोची कहता है, तुम्हारा साउंड इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट नहीं लग रहा है, क्या तुम बता सकते हो कि क्या वो रेबल्स सच में इतना ज्यादा स्ट्रांग है और उन्होंने कितने मॉन्स्टर को मारा है। गुआनजियान कहता है, 10,000 मॉन्स्टर और 1300 से ज्यादा गद्दार लोगों को मारे हैं। अब जोची पूछता है, तो फिर कल उन्होंने कितना मारे थे। गुआनजियान काफी हैरान होते हुए बताता है, वो रेबल्स है, ना कि
ही रेगुलर आर्मी है। जूची कहता है वो लोग कमजोर है, अब तुम उन्हें गिनना बंद कर दो, मैं तुमको इस जगह से बाहर लेकर जाऊंगा। और वो अपना कपड़ा पहनकर बाहर की तरफ जाने लगा था। गुआन जियान कहता है तुम्हारा बॉडी अभी तक रिकवर नहीं हुआ है, पहले तुमको आराम करना चाहिए। जूची बताता है मैं लगभग पूरा रिकवर हो चुका हूँ। अब उस जगह को काफी गौर से देखते हुए कहने लगा था क्या ये सच में प्रिजन है, लेकिन ये तो काफी ज्यादा वीआईपी है। अब गुआन जियान बताता है हम वेस्टर्न माउंटेन यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स है, हालांकि हम यहाँ पर जेल पर है, लेकिन हमारा स्टेटस काफी ज्यादा हाई है, इसलिए वो हम गंदे जगह पर नहीं रख सकते। अब इतने में ही वहाँ पर बाकी क्लासमेट्स भी आ जाते हैं। वो कहते हैं मुझे पता था कि तुम इतने आसानी से मरने वाले नहीं हो। दूसरा कहता है मैंने उम्मीद नहीं किया था कि तुम जिंगमिंग को मार दोगे, बाद में हीरो बनने के बाद तुम हमें भूल मत जाना। अब इतने में ही झोयुआन नाम का लड़का उनका मजाक उड़ाने लगा था। ये देखकर गुआन जियान पूछता है तुमको जो कुछ भी कहना है वो बता दो, इस तरह से सरकास्टिक होने की जरूरत नहीं है। अब झोयुआन जुओची से पूछता है क्या तुम सच में हीरो बनना चाहते हो, तुमने यहाँ पर सभी लोगों से सच्चाई को छुपाया था, तुम्हारे वजह से ही हम जेल पर है, क्या तुम अब इससे सेटिस्फाइड हो। जुओची कहता है मुझे इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। गुआन जियान कहता है जुओची ने अपने जान को जोखिम पर डाल के जेंगमिन को मारा है, पीस एग्रीमेंट को रोकने के लिए लापरवाही से काम नहीं चलता। अब झाओयुआन कहता है इन 3 दिनों में वार्डन ने 6 स्टूडेंट्स को पूछताछ करने के लिए लिया है, लेकिन वो दोबारा लौट कर वापस नहीं आए। क्या तुम्हें पता है कि उनके साथ आखिरकार क्या हुआ। अब हम यहाँ पर मरने वाले हैं और कोई भी हमें बचा नहीं पाएगा, और इसके अलावा यहाँ पर लड़कियां भी दूसरे जेल पर है और हमें कुछ भी पता नहीं है कि उनके साथ क्या हो रहा होगा। अब इतने में ही वहाँ पर वार्डन आकर कहने लगता है शायद मैं गलत टाइम पर आ चुका हूँ। अब गुआन जियान उसको गाली देते हुए कहता है अब तुम दोबारा हमें पूछताछ करने के लिए ले जाना चाहते हो, पहले तुम मेरे क्लासमेट को वापस लेकर आओ। अब वार्डन कहता है तुम लोग शांत हो जाओ, तुम तो काफी ज्यादा डिप्रेस लग रहे हो, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए टीवी खरीद कर लाया है। अब 2 ऑफिसर आके टीवी को वहां पर रख देते हैं। जो चीज सोच रहा था ये तो हमें इतना वीआईपी घर के साथ ही साथ में टीवी भी दे रहे हैं, मैं इस जेल को तोड़कर जरूर बाहर जाऊंगा। और वो टीवी को छूते हुए कहता है इसको कैसे चलाया जाता है, इसमें तो कुछ भी नहीं आ रहा है। अब वार्डन टीवी के रिमोट को दबाकर उसको ऑन कर देता है, उसमें एक न्यूज आ रहा था अब आज ह्यूमन और मोस्टर के बीच में पीस एग्रीमेंट होने वाला है। अब ये सुनकर वहाँ पर सभी स्टूडेंट्स काफी ज्यादा दुखी हो गए थे, मतलब यहाँ पर उनका सारा मेहनत बर्बाद हो गया था। अब गुआन जियान कहता है ये एक फेक न्यूज है, फॉरेन मिनिस्टर को मरने के बाद इतने जल्दी कैसे पीस एग्रीमेंट हो सकता है। अब वार्डन हंसते हुए बताता है तुम लोग स्टूडेंट्स हो, जैसे तुम्हारा कोर्स चेंज हो सकता है ये भी चेंज हो सकता है, तुम बस लूजर हो। अगर तुम सिचुएशन को अच्छी तरह से देख नहीं सकते हो तो इस पावरफुल गेम का विक्टिम बन जाओगे। वेस्टर्न माउंटेन गवर्नमेंट तुम लोगों से बक चुका है और रेबल्स कभी भी तुम जैसे लोगों के ऊपर अपना समय बर्बाद नहीं करेंगे। अब तुम लोग बस इस प्रिजन के एक एक्सपेरिमेंटल सब्जेक्ट बनोगे। ये सुनकर गुआन जियान पूछता है तुमने हमारे क्लासमेट के साथ क्या किया, अगर ये न्यूज मीडिया में आ गया तो तुम्हारा क्या होगा। वार्डन बताता है उन्हें पता ही नहीं चलेगा, और पता चला भी तो भी वो लोग मेरा तारीफ करेंगे। आज सवाल करने के लिए जुओची यानी कि तुम्हारे हीरो को ले जाना चाहता हूँ। अब जुओची कहता है क्या तुम्हारी बात खत्म हो चुकी है, ये काफी अच्छा ट्रिक है इंसान और मोस्टर को एक बॉक्स में रखने का, लेकिन मैं इससे थक चुका हूँ, यहाँ पर मुझे खुश करने की कोशिश करो वरना मुझे इस जगह से बाहर निकलना होगा। अब वार्डन जुओची को अपने साथ में ले जाता है। अब गुआन जियान कहता है अगर हमें यहाँ पर कोई बचा सकता है तो वो हम खुद है, हमें जल्द से जल्द कुछ करना होगा। अब झोयुआन गुस्सा होते हुए कहता है आखिरकार अब तुम किस तरह के हीरो का नाटक कर रहे हो, जब 2 दिन पहले हमारे क्लासमेट अरेस्ट हुए थे तब तुमने क्यों कुछ नहीं किया। अब गुआन जियान बताता है अब यहाँ पर सिचुएशन कुछ अलग हो चुका है, पीस एग्रीमेंट में साइन होते ही हमें यहाँ पर छोड़ दिया जाएगा। अगर तुम यहाँ पर वार्डन का एक्सपेरिमेंटल सब्जेक्ट बनकर मरना नहीं चाहती हो तो हमारे साथ मिलकर वार्डन का सामना करो, उसके बाद हम इस जगह से बाहर भाग जाएंगे।
अब झाओयुआन कहता है तुम्हें लगता है कि मैं कुछ भी देख नहीं सकता, तुम बस जोची का ही चिंता लेते हो। अब उसको वार्डन ने अपने साथ में ले लिया है तो तुम इसी वजह से ये सब कर रहे हो। अब गुआन जियान बताता है मैं यहाँ पर सिर्फ जोची को ही बचाना नहीं चाहता, हमारे बाकी कुछ क्लासमेट को भी वार्डन ने ऐसे ही ले लिया था और लड़कियों को भी बंदी बनाया जा रहा है। अब एक लड़का काफी जोर जोर से हंसते हुए कहता है आखिरकार हम उनको कैसे बचा पाएंगे, क्योंकि वार्डन एक हंटर है और इस प्रिजन को काफी सारे मॉन्स्टर गार्ड कर रहे हैं, हमें बिल्कुल भी कर नहीं पाएंगे। अब दूसरा कहता है बहुत ही ज्यादा बढ़िया, उसने यहाँ पर मिस्टर को मार दिया और अब पीसफुल एग्रीमेंट भी साइन होने वाला है और हम सिर्फ और सिर्फ विक्टिम बन चुके हैं। वो तो गुआन जियान के कलर को पकड़ने लगे थे। ये कहता है ये सब तुम्हारे वजह से हुआ है। अब झाओयुआन कहता है जोची अब यहाँ पर एक्सपेरिमेंटल सब्जेक्ट बनने वाला है, अगर वो मर भी जाएगा तब भी मैं उसे नहीं बचाऊंगा। अब दूसरी तरफ हम एक्सपेरिमेंटल रूम पर एक लड़की स्टूडेंट को देखते हैं। वह अपने दोस्त सॉनमेंग को कह रही थी आखिरकार तुम उनके पालतू कुत्ते क्यों बनना चाहती हो, जहाँ पर सॉनमिंग एक इंजेक्शन को लेते हुए कहती है मैं यहाँ पर सरवाइव करने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, मेरे सामने ही 12 क्लासमेट मारे जा चुके हैं, मुझे लगा था कि मैं इसे देखकर डर जाऊंगी लेकिन मुझे सच में काफी ज्यादा मजा आ रहा है। और वो लड़की कहने लगी थी तुम इस तरह के इंसान नहीं हो, आपने होश पर आओ, हम दोनों काफी अच्छे दोस्त थे। अब सॉनमिंग उसके पास आते हुए कहती है तुम्हें लगता है कि तुम मुझे अच्छी तरह से जानती हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, हम कभी भी दोस्त नहीं थे, मुझे तुम जैसे अमीर लड़की से काफी ज्यादा नफरत है। अब सॉनमिंग उसको वो इंजेक्शन लगा देती है जिसकी वजह से वो लड़की काफी ज्यादा रोने लगी थी, उसकी चीखें बाहर तक सुनाई दे रहे थे। अब जोची कहता है सच में ये आवाज मुझे काफी ज्यादा आराम दिलाता है, तुम मुझे यहाँ पर बस टॉर्चर करने के लिए नहीं लाए हो। अब वार्डन कहता है तुम बिल्कुल भी चिंता ना लो, मैं तुम्हें यहाँ पर निराश नहीं करूंगा। और वो दरवाजा खोलकर एक्सपेरिमेंटल रूम के अंदर चले जाते हैं जहाँ पर हम देखते हैं इंजेक्शन लगाने के वजह से वो लड़की एक मॉन्स्टर में बदलने लगी थी, उसको वहाँ पर काफी ज्यादा पेन भी हो रहा था, वो दर्द से कराते हुए मदद मांगने लगी थी। वो अब सॉनमिंग की तरफ जाने लगती है लेकिन सॉनमिंग उसको लात मार के पीछे कर देती है। अब वार्डन कहता है सच में अब यहाँ पर दोबारा मेरा एक्सपेरिमेंट फेल हो चुका है। अब एक आदमी उस मोस्टर में बदले हुए लड़की का सैंपल लेते हुए कहता है एजेंट नंबर 4 का आइडिया एकदम सही था। अब जोशी पूछता है क्या तुम मुझे यही दिखाना चाहते हो, इंसान को मोस्टर में बदलना। अब वार्डन काफी जोर से हंसते हुए कहता है तुमने एकदम सही समझा, इस तरह से हम पूरी दुनिया को बदल सकते हैं और मैं इसे बदलने वाला पहला इंसान बनूंगा। अब जोची कहता है मुझे ऐसा लगता है तुम्हें लोगों को मारना काफी ज्यादा मजा आता है। अब वार्डन बताता है मुझे लगता है तुम्हें इसके बारे में कुछ भी समझ में नहीं आएगा, अगर इंसान मोस्टर में ट्रांसफर हो जाएंगे तो इंसान और मोस्टर के बीच का वार हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा, लेकिन दुर्भाग्य से अब तक केवल एक ही इंसान मोस्टर में बदल पाया है। लेकिन अब यहाँ पर चीजें बदल चुके हैं, हमने हमारे दुनिया के टेक्नोलॉजी की मदद से मोस्टर ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट में काफी ज्यादा प्रोग्रेस किया है, इस चीज ने सच में इंसान को बहुत ही ज्यादा चिंतित कर दिया है। अब जोची हंसते हुए कहता है वाकई में ये तो काफी ज्यादा शानदार है, यहाँ पर आपने इंसानियत को त्यागने वाले मोस्टर भी मौजूद है। अब वार्डन कहता है मोस्टर की पावर एक सोल्जर के पावर से कईयों गुना ज्यादा है, लेकिन मैं अभी इस दुनिया में मोस्टर की पावर को सहन नहीं कर सकता, लेकिन तुम फॉरेन मिनिस्टर को मारने वाले एक मुजरिम हो, इसलिए अब तुम मेरे कामयाबी का एक पार्ट बनने वाले हो। अब वो अपने पावर का यूज करते हुए जोची को एक ही जगह पर फ्रीज कर देता है। अब जोची अब यहाँ पर हिल भी नहीं पा रहा था। अब वार्डन सॉनमिंग को बताता है तुम आगे जाकर उसकी बॉडी में भी इंजेक्शन लगा दो, मैं यहाँ पर देखना चाहता हूँ कि इसको एक मार्शल आर्टिस्ट में यूज करने के बाद नंबर 4 एजेंट का क्या असर होगा। अब सॉनमिंग डरते हुए कहती है जोची एक मार्शल आर्टिस्ट है, क्या आप मुझे यहाँ पर मारना चाहते हो। अब वार्डन कहता है एक मार्शल आर्टिस्ट और हंटर में काफी ज्यादा फर्क होता है, क्या तुमने इसको फील नहीं किया है, तुम इसे कर सकती हो। इतना कहकर एक इंजेक्शन
इंजेक्शन सॉनमिंग के हाथ पर रख देता है। अब सॉनमिंग जूची को कहती है, सिर्फ तुम्हारे वजह से ही हमारे क्लासमेट इस बुरी अवस्था पर फंस चुके हैं और तुम्हें समझना चाहिए कि मैं यहाँ पर जिंदा रहना चाहती हूँ, इसलिए तुम शांत होकर खड़े रहो। अब वार्डन हंसते हुए जूची को बताता है, यहाँ पर तुम्हें तुम्हारे ही दोस्त धोखा दे रहे हैं। तुम्हें कैसा फील हो रहा है? क्या यह सच में पेनफुल है और क्या तुम्हें गुस्सा आ रहा है? एक मार्शल आर्टिस्ट मोस्टर पर ट्रांसफर होने के बाद काफी ज्यादा पावरफुल बन जाता है। अब सॉन में इंजेक्शन लेकर काफी तेजी से जूची की तरफ जाती हुए उसे यूजलेस कहकर गुड बाय कहती है, जहां पर जूची काफी आसानी से उसके हाथ को पकड़कर वो इंजेक्शन उसके ही गले पर घोंप देता है। ये देखकर तो सॉनमेंग काफी ज्यादा हैरान हो गई थी, क्योंकि उसे लग रहा था जूची हिल नहीं सकता था। अब उस इंजेक्शन की वजह से सॉनमेंग एक मोस्टर में बदलने लगी थी। ये देखकर तो वार्डन को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वो कहता है, मुझे पूरा भरोसा था कि मैंने जूची को अपने पावर से फ्रीज कर दिया था। अब सॉनमेंग पीछे मुड़ते हुए वार्डन को बताती है, मैं काफी ज्यादा भूखी हूँ। इतना कहकर उसके ऊपर अटैक कर देती है, लेकिन वार्डन साइड पर जाके उसके अटैक से बच गया था, लेकिन वो दूसरे आदमी को निगल जाती है। अब यहाँ पर जूची नंबर काउंट करने लगा था। वार्डन काफी ज्यादा गुस्सा होते हुए कहता है, आखिरकार तुम यहाँ पर क्या काउंट कर रहे हो? जहाँ पर जूची बताता है, मैं यहाँ पर अपने इंजरी को रिकवर होने में कितना समय लगेगा वो काउंट कर रहा हूँ। अब तुम यहाँ पर मरने वाले हो। इतना कहकर काफी तेजी से वार्डन की तरफ जाके उसके ऊपर अटैक कर देता है, जिसके वजह से वार्डन दूर दीवार पर जाके गिरता है। साथ ही में वो अब अपने माइंड पावर का भी यूज करने लगा था। अब जूची कहता है, क्या तुमने दोबारा आपने उस बेकार से मेंटल पावर को यूज किया है? वार्डन बताता है, तुम्हें यहाँ पर कुछ भी पता नहीं है। एक सी रैंक का हंटर आपने माइंड पावर को यूज करके आपने पूरी बॉडी को कवर कर सकता है, यहाँ तक कि एक रॉकेट ब्लास्ट भी मेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएगा और तुम तो मुझे एक खरोच भी नहीं पहुंचा पाओगे। अब जूची कहता है, हंटर का मेंटल पावर उतना ज्यादा बुरा भी नहीं है, तुम दोबारा मुझे अपना स्ट्रेंथ दिखा सकते हो, मैं तुम्हें थोड़े लंबे समय तक जिंदा रहने दे सकता हूँ। अब वार्डन खड़ा होते हुए कहता है, इस दुनिया का टॉप मार्शल आर्टिस्ट भी सी क्लास के हंटर का मुकाबला नहीं कर सकता। क्या तुम्हें पता है कि इसका मतलब क्या है? तुम मुझे कभी भी हरा नहीं पाओगे। इतना कहकर एक एनर्जी लाइट से जूची के ऊपर अटैक करता है, लेकिन जूची काफी आसानी से उसके अटैक को डिस्ट्रॉय करते हुए बताता है, डिस्ट्रक्टिव पावर सच में काफी ज्यादा बढ़िया है, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा एनर्जी को कंज्यूम करता है। हालांकि ये 2 बार अपना डायरेक्शन तो चेंज कर सकता है, लेकिन फिर भी मैं इसको काफी आसानी से अवॉइड कर सकता हूँ। अब वार्डन अपने दोनों हाथों पर डिस्ट्रक्टिव पावर का यूज करते हुए कहता है, तुम्हें लगता है कि तुम मुझे हरा सकते हो? पिछले बार तो मैंने बस मजाक मजाक पर अटैक किया था, अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो इसका सामना करके दिखा सकते हो। इतना कहकर काफी सारे एनर्जी बॉल से जूची के ऊपर अटैक करता है। अब जूची उस जगह से भागने लगा था। वार्डन हंसते हुए कहता है, अब तुम केवल भाग सकते हो, मैं देखता हूँ कि तुम कहाँ पर जाके छुपोगे। अब जूची उसके अटैक से बचते हुए कहता है, बिना क्यूआई के प्रोटेक्शन के बिना अगर मुझे एक भी अटैक लगेगा तो मैं यहाँ पर मारा जाऊंगा, लेकिन मुझे इसमें काफी ज्यादा मजा आएगा। अब वार्डन के तरफ काफी सारे पत्थर फेंकने लगा था, लेकिन वार्डन को इसका कुछ भी असर नहीं पड़ता है, क्योंकि उसके चारों तरफ एक सील बना होता है। अब वार्डन हंसते हुए कहता है, क्या तुम्हें लगता है कि ये स्टोन मेरे मेंटल डिफेंस को तोड़कर मुझे चोट पहुंचा पाएंगे? अब जूची कहता है, एक बार इस बेकार सी चीज को भी कोशिश करके देख सकते हैं। वार्डन कहता है, ऐसा लगता है तुम यहाँ पर पागल हो चुके हो। अब अचानक से उन पत्थर से एक पैटर्न बनता है। दरअसल ये एक हिप्नोटिस्ट स्किल होता है, जो कि इंसान के एक्शन को मैनिपुलेट कर सकता है और अपने ओपोनेंट को कंफ्यूज पर डाल देता है। ऐसा लगता है कि इंसान को वहां पर चला गया हो। अब यहाँ पर वार्डन का भी यही हालत हो चुका था। जूची उसके पास जाकर उसके ऊपर पंच मार के पीछे फेंक देता है। अब वार्डन होश में आते हुए पूछता है, क्या तुम अभी अभी मुझसे मजाक कर रहे थे? अब तुम मेरे काफी ज्यादा नजदीक आ चुके हो, इसलिए तुम अब यहाँ पर बचकर भाग नहीं पाओगे। इतना कहकर जूची के ऊपर अटैक करने के लिए तैयार
हो जाता है, लेकिन यहाँ पर अब जुओची ने उसके डिफेंस को तोड़ दिया था। वो कहता है सच में डिफेंस तो काफी ज्यादा सॉलिड था, क्योंकि मुझे इसको तोड़ने के लिए 3 सेकंड के अंदर एक ही जगह पर 16 स्ट्राइक करना पड़ा। अब वार्डन खड़ा होकर काफी गुस्से में कहता है, क्या तुम मेरा मजाक उड़ाने की कोशिश कर रहे हो? अगर तुमने यहाँ पर थोड़ा और पावर का यूज किया होता तो मैं यहीं पर मारा जाता। आखिरकार तुम यहाँ पर रुक क्यों गए हो? अब जोची कहता है, क्या मैंने तुमको नहीं बताया था कि मैं बस मेंटल पावर को टेस्ट कर रहा था? जब तक रिसर्च खत्म नहीं हो जाता तब तक मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। अब वार्डन कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझे एक एक्सपेरिमेंटल सब्जेक्ट की तरह ट्रीट करने की है? तुम बस पिछले बार लकी थे और तुम्हारे पास मुझे मारने का भी चांस था। क्या तुम्हें नहीं लगता कि दूसरी बार ये ट्रिक मुझ पर काम नहीं करेगा? अब इतने में ही जोची उसको एक लात मारकर पीछे फेंक देता है, जहाँ पर वार्डन हंसते हुए बताता है, अब मेरा मेंटल डिफेंस दोबारा रिस्टोर हो चुका है। अब मैं तुम्हें अटैक करने का दूसरा चांस बिल्कुल भी नहीं दूंगा। अब जोची बताता है, अगर तुम दोबारा उसी पैटर्न का यूज करोगे तो मेरे पास टेस्ट करने के लिए कुछ भी नहीं बचेगा। अब अचानक से वार्डन के मुंह से खून आने लगता है, तो वो पूछता है, आखिरकार तुमने मेरे साथ क्या किया है? जोची बताता है, जब मैं तुम्हारे डिफेंस को तोड़ रहा था मैंने तुम्हारे मेंटल पावर की स्ट्रेंथ और थिकनेस के बारे में सब कुछ पता लगा लिया था, जिसके वजह से अब मैं भी अपने माइंड पावर से सीधा तुम्हारे बॉडी को टारगेट बना सकता हूँ। लेकिन ये सच में काफी ज्यादा रेयर है, क्योंकि हम दोनों के पास एक ही तरह का मेंटल पावर मौजूद है। अगर तुम इसको यूज करके अपने ओपोनेंट का मेंटल डिफेंस तोड़ने की कोशिश करोगे तो ऐसा लगता है ये थोड़ा सा काम करेगा, और रियल बैटल में जिसका मेंटल डिफेंस पहले टूटता है वो हार जाता है। और वार्डन खुद से ही कहता है, सच में ये तो एक पागल इंसान है जिसको समझ पाना काफी ज्यादा मुश्किल है। और वो अपने पावर का यूज करते हुए काफी तेजी से उस जगह से भागने लगा था, जिसके वजह से वहां पर काफी जोर का साउंड आने लगता है। वहीं पर बाहर सोल्जर सोच रहे थे, ऐसा लगता है कोई इंसान जेल से भागने की कोशिश कर रहा है। और वो देखते हैं उनके आगे से तो वार्डन बाहर आ रहा था, और वार्डन उनके ऊपर अटैक करके उन्हें भी मार देता है। और जमीन में आते हुए कहता है, क्या मैंने यहाँ पर उसको मार दिया है? अब जूची कहता है, आखिरकार तुम इस तरह से क्यों भाग रहे हो? तुम्हें तो एक्सपेरिमेंट काफी ज्यादा पसंद है ना, तो फिर चलो हम इस एक्सपेरिमेंट को कंटिन्यू रखते हैं। अब दूसरी तरफ हम एक लड़के को देखते हैं जो कि एक आदमी को पीटते हुए चांपे के बारे में पूछ रहा था। अब वो आदमी बताता है, मेरे पास केवल उस चांपे का डुप्लीकेट चांपी है, लेकिन मुझे नहीं पता है कि वो किस रूम का चाबी है, इसलिए आप मुझे यहाँ से जाने दो। लेकिन यहाँ पर वो लड़का एक ब्लैक एनर्जी का यूज करते हुए उस आदमी को मारने लगता है। वो आदमी कहता है, मैंने यहाँ पर गलत किया, मुझे उस डील को एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए था। और वो आदमी वहीं पर जलकर मारा जाता है। अब हम वहीं पर इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट के उस ऑफिसर को भी देखते हैं। दरअसल वही उस आदमी को मारने के लिए कह रहा था। अब वो उस लड़के से पूछता है, क्या वो मारा गया है? जहाँ पर वो लड़का हाँ पर जवाब देते हुए कहता है, यहाँ पर सभी एविडेंस को मिटा दिया गया है। अगर तुम मुझे मार दोगे तो किसी को भी पता नहीं चलेगा कि फॉरेन मिनिस्टर जिंगमिन को तुमने ही मारा था। अब ऑफिसर बताता है, तुम मेरे एकमात्र अच्छे सबॉर्डिनेट हो, मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता हूँ। यहाँ पर तुमने काफी अच्छा काम किया है, और हम ये भी नहीं कह सकते हैं कि हमने इससे संबंधित सभी इंसान को मार दिया है, और हमें अभी तक इसके बारे में पता नहीं चला है कि जूची जिंदा है या तो मारा गया है। अब वो लड़का पूछता है, क्या तुम अब मुझे बता सकते हो कि जिंगमिन को मारने के लिए जूची को तैयार करने के लिए काफी समय और प्रयास की जरूरत थी, ताकि यह हत्या पूरी तरह से गहरा और अप्रत्याशित दिखाई दे, लेकिन वो इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट क्यों है? अब ऑफिसर बताता है, मिंगजिन मार्शल आर्ट स्कूल के ओनर जुओ डाओ है, और यहाँ पर मोस्टर ये पेड़ होने से पहले जुओ डाओ ही वेस्टर्न माउंटेन सिटी का अंडरग्राउंड एम्पायर था, और उसका असर पूरे अंडरग्राउंड और लॉ सोसाइटी में भी था। यहाँ तक कि मेजर कॉरपोरेशन भी उसका सम्मान किया करते थे, इसलिए उसके बारे में तुम्हें पता होना चाहिए। और वो लड़का कहता है, वेस्टर्न माउंटेन सिटी के अंडरग्राउंड एम्पायर जुओडाओ की स्टोरी सुनते सुनते मैं बड़ा हुआ हूँ, और जुओडाओ और जूची के बीच में क्या रिलेशन है?
अब ऑफिसर बताता है कुछ साल पहले जो डाउ ने जुओची नाम के एक लड़के को एडप्ट किया था। अब वो लड़का कहता है अगर जुओची जो डाउ का बेटा हुआ तो कोई भी फर्क नहीं पड़ता। जुओ डाओ वेस्टर्न माउंटेन का एक स्ट्रॉन्गेस्ट मार्शल आर्टिस्ट है और वो बी लेवल के हंटर के तुलना में काफी ज्यादा कमजोर है। अब ऑफिसर कहता है मिंगजिन मार्शल आर्टिस्ट स्कूल के अलावा जुओ डाओ के पास लोगों से छुपाया गया काफी सारी संपत्तियां है और ब्लैक स्नेक सोसाइटी भी मिंगजिन स्कूल का एक सहायक संगठन है। हालांकि इसमें काफी सारे मेंबर गुंडे हैं लेकिन वो बहुत ही सारे गुप्त जानकारी को समझ सकते हैं। और वो लड़का पूछता है क्या वो रेबल से वार खत्म होने के बाद उन्होंने अपने आप को चूहे की तरह छुपा लिया है। अगर हमें रेबल्स को जड़ से उखाड़ कर फेंकना है तो हमें उन गुंडों की इन्फॉर्मेशन पर भरोसा करना होगा। और वो लड़का कहता है लेकिन फॉरेन मिनिस्टर मरने के बाद हमारा एक्शन एक्सपोज हो चुका है। अब ऑफिसर बताता है तुम्हें लगता है कि बस मैं अकेला हूँ। फॉरेन मिनिस्टर का मौत ब्लैक स्नेक सोसाइटी पर कंट्रोल के साथ ही साथ में बहुत बड़ा सत्ता के खेल से जुड़ा हुआ एक पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन मेरा मदद कर रहा है। मैं हमेशा इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट का डायरेक्टर बनकर नहीं रह सकता। हमें पता चलता है कि इसका नाम क्यूआन लॉन्ग है। और वो लड़का भी बताता है मेरे पास भी अपने एम्बिशन है इसलिए मैं आपको ही फॉलो करूंगा। क्या आप मुझे जोची को खत्म कर देना चाहिए। जहाँ पर कियान लंग बताता है इसकी कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि जोची इस घटना में शामिल प्रमुख इंसान है। हमें खुद उसको अवॉइड करना चाहिए ताकि मेरे बॉस को कोई भी परेशानी ना हो। अब लड़का कहता है लेकिन अगर जुओची रिकवर होके फालतू की बातें करने लगा तो क्या होगा। कियान लंग बताता है तुम चिंता ना लो मैं उसको जिंदा बचा कर रखूंगा। अगर मिंगजन मार्शल आर्टिस्ट स्कूल उसको छुड़ाने की कोशिश करेगा तो हमारे लिए काफी बढ़िया रहेगा। इस तरह से हम जो डाओ को मैनिपुलेट कर सकते हैं साथ ही में हमारे पास जूची को खत्म करने का एक उचित कारण भी होगा। और यहाँ पर जो डाओ पहले से ही लड़ाई हार चुका है वो किसी भी हालत पर जूची को बचा नहीं पाएगा और इस अवस्था में वो बेकार वार्डन जूची को मार के हमारा लास्ट एविडेंस मिटाने में मदद करेगा जिससे भी करके यहाँ पर जूची मारा जाएगा और मिंगजन मार्शल आर्ट स्कूल भी एक रेबल्स के गुरु पर आ जाएगा। अगर जोडाओ अपने मार्शल आर्ट स्कूल के डिसाइपल को बचाना चाहेगा तो उसे ब्लैक स्नेक सोसाइटी को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। दूसरी तरफ वार्डन मदद मांगते हुए एक मोस्टर के पास आता है और वो मोस्टर पूछता है आखिरकार तुम इस तरह से क्यों चिल्ला रहे हो। और वार्डन बताता है ये सब एक कैदी के वजह से हुआ है। और वहाँ पर दूसरा मोस्टर आके कहता है मैंने पहले ही बता दिया था कि ये बेकार आदमी वार्डन होने के लिए लायक नहीं है। और दूसरा मोस्टर जिसका नाम लिमिज होता है वो कहता है तो फिर तुम खुद वार्डन का जॉब क्यों नहीं कर लेते। हमें तो इस जैसे लोयल सर्वेंट का थैंक्स कहना चाहिए क्योंकि हम इसी के वजह से इतने आराम की जिंदगी जी पा रहे हैं। और इतने में ही वहाँ पर जोची आकर वार्डन से पूछता है क्या तुमने यहाँ पर मदद ढूंढ लिया है। साथ ही में वो वार्डन को अपना प्यारा एक्सपेरिमेंटल सब्जेक्ट भी कह रहा था। ये सुनकर मोस्टर लिमिज को काफी ज्यादा गुस्सा आता है तो वार्डन बताता है आपको केयरफुल होना चाहिए क्योंकि वो काफी ज्यादा खतरनाक है। इतना कहकर वहां से भागते हुए कहता है आप उसको यहाँ पर रोकने की कोशिश करो मैं जाकर सपोर्ट बुला कर लाता हूँ। ये देखकर एक मोस्टर हंसते हुए लिमिज से पूछता है क्या तुम उसको एक लॉयल सर्वेंट कह रहे थे जो हमें छोड़कर यहाँ से भाग चुका है। और लिमिज बताता है इस लड़के को मारने के बाद मैं उसको भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अब जोची कहता है ऐसा लगता है तुम काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट हो। अब मोस्टर लिमिट जोची के ऊपर अटैक करते हुए कहता है मेरे परमिशन के बिना कोई भी खाना मुझसे इस तरह से बात नहीं कर सकता। अब जोची उसके हाथ को पकड़ते हुए कहता है ये मूव काफी ज्यादा पुराना हो चुका है मैं इसको देख देख के थक चुका हूँ। इतना कहकर उसको जमीन पर पटक देता है। अब जोची दूसरे मोस्टर से पूछता है क्या तुम भी मेरा एक्सपेरिमेंटल सब्जेक्ट बनना चाहते हो। एसीबी में तुम जैसे आर्मर बीस्ट को मारना नहीं चाहता। अब इतने में ही लिमिज खड़ा होते हुए कहता है सच में तुम्हारा अटैक पेनलेस था यहाँ तक कि मुझे एक खरोच भी नहीं लगा।
अब जो चीज कहता है, सच में तुम तो काफी ज्यादा उठ चुके हो। बिना कल्टीवेशन के तुम्हें चोट पहुंचाना सच में काफी ज्यादा मुश्किल है। अब वो दोनों बीस्ट ने उसको आगे पीछे से दोनों तरफ से घेर लेते हैं और कहते हैं, तुमने यहाँ पर हमारे आर्मोर्ड बीस्ट क्लान को बेइज्जती किया है। अब तुम इस जगह से जिंदा बचकर भाग नहीं पाओगे। अब जो जी उन बीस्ट के बारे में कुछ बताते हुए एक के ऊपर अटैक करता है, जिसके वजह से उस बीस्ट को काफी ज्यादा पेन होने लगा था। अब दूसरा मोस्टर पूछता है, आखिरकार तुम्हें हमारे हाइडिंग वीकनेस के बारे में कैसे पता चला? वो कौन है जिसने हमारे साथ धोखा किया है? अब जोची बताता है, मैंने इतने सारे आर्मोर्ड बीस्ट को खत्म किया है कि मैं उन्हें गिन भी नहीं सकता। मुझे तुम्हारे बारे में इतना ज़्यादा पता है कि तुम्हें भी अपने बॉडी के बारे में उतना पता नहीं होगा। और आर्मोर्ड बीस्ट का मीट खाने में ड्राई, हार्ड और बहुत ही ज़्यादा खराब होता है। अब एक बीस्ट बताता है, तो फिर चलो अब हम अपने सम्मान के साथ लड़ाई करते हैं। अब जोची हंसते हुए कहता है, मैं काफ़ी ज़्यादा लकी हूँ क्योंकि यहाँ पर देखने के लिए कोई भी इंसान मौजूद नहीं है। जब तक तुम्हें इसके बारे में पता चलेगा, मैं तुम्हें मार चुका हूँगा। अब हम दूसरी तरफ वार्डन को देखते हैं, जो कि अपने ही दोस्त को रेबल्स बनाकर अरेस्ट कर रहा था। अब उसका दोस्त कहता है, मैंने तुमको जज करने में काफी ज्यादा गलत कर दिया। तुमने यहाँ पर पैसे और पावर के लिए अपने ही दोस्त को धोखा दिया है। अब वार्डन कहता है, अगर तुम मेरे दोस्त हो तो तुम्हें खुश होना चाहिए कि तुम मेरे लिए ये सब कर रहे हो, और तुम अपने बीबी और बच्चे के बारे में बिल्कुल भी चिंता ना लो, मैं उनको संभाल लूंगा। ये सुनकर उसका दोस्त काफी ज्यादा गुस्सा होते हुए उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी वहां पर लिमी जाकर उसको दबोच लेता है और कहता है, अगर तुम मुझे बाकी रेबल्स के बारे में बता दोगे तो मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा। लेकिन यहाँ पर वार्डन का दोस्त उसके बातों को नहीं मानता। अब वार्डन लिमिज को बताता है, वो इतने आसानी से अपने मुंह को नहीं खोलते, आप मुझे ये टास्क दे दो, मेरे इंट्रोगेशन टेक्निक से वो सब कुछ बता देंगे। अब लिमिज भी वार्डन को दोस्त को खाते हुए वार्डन को वो टास्क दे देता है। अब वार्डन अपने सर को पकड़ते हुए कहता है, आखिरकार अब मैं यहाँ पर अपने पास को क्यों याद कर रहा हूँ? यहाँ पर फाइट के दौरान कम्युनिकेशन काफी ज्यादा डैमेज हो चुके हैं, यहाँ तक कि मोबाइल फोन भी किसी काम के नहीं रहे और अलार्म सिस्टम भी यहाँ पर काम नहीं कर रहा है। मुझे जल्दी ही कुछ करना होगा। मैंने आज से पहले इस तरह के पावरफुल मार्शल आर्टिस्ट को नहीं देखा था। क्या वो सच में उन दोनों सी क्लास के मोस्टर को मार देगा? और मैं यहाँ पर सपोर्ट के लिए किसी को बुला भी नहीं सकता, और मेरे नसीब पर बस मरना लिखा हुआ है। मैंने वार्डन की पोजीशन को हासिल करने के लिए काफी ज्यादा मेहनत किया था, और मैं यहाँ पर काफी ज्यादा बड़ा इंसान बनना चाहता था, और मेरा जीवन अभी अभी तो शुरुआत हुआ है। और वो दूसरी जगह के अलार्म सिस्टम को चेक करने के लिए निकल जाता है। अब अचानक से वहां पर एक बिल्डिंग पर ब्लास्ट होता है। अब दूसरी तरफ एक स्टूडेंट छहुआन को कहता है, आखिरकार तुम्हारा मतलब क्या है? तुम चाहती हो कि हम यहाँ पर गुआन जुआन और जुओची को छोड़कर भाग जाए? अब झहुआन कहता है, अब तुम यहाँ पर क्या सोच रहे हो? जोची बिना दिमाग का एक ब्रे पर्सन है, उसने हमारे प्लान को खराब करके फॉरेन मिनिस्टर को मार दिया, जिसकी वजह से हम यहाँ पर प्रिजन के अंदर फंस चुके हैं। और गुआन जियान के बारे में बात किया जाए तो वो बस कुछ क्लासमेट के साथ जोची को बचाने के लिए अंदर जा चुका है। यहाँ पर जो कोई भी गुआन जुआन के ऊपर भरोसा करेगा वो मारा जाएगा। और एक क्लासमेट झहुआन को कहता है, तुम बस अपने मौत को कवर करने के लिए ये सब कर रहे हो। अब झहुआन कहता है, तुमने सही कहा, मैं यहाँ पर जिंदा रहना चाहता हूँ, और अब यहाँ पर हमारा चांस है। यहाँ पर प्रिजन के अंदर ब्लास्ट हुआ है और गुआन जुआन और जुओची बाकी गार्ड्स के ध्यान को अपने तरफ कर लेंगे, और तुम यहाँ पर बैठ कर मरना चाहती हो तो वो तुम पर भर पड़ता है, और तुम में से कोई मेरे साथ भागना चाहती हो तो आ सकती हो। और कुछ क्लासमेट भी झहुआन के पीछे पीछे जाने लगे थे। अब एक स्टूडेंट वहाँ पर एक डोर को ओपन करने लगा था, लेकिन तभी वहाँ पर वार्डन आकर उसे लात मारकर दूर फेंक देता है और पूछता है, क्या तुम भागना चाहते हो? लेकिन तुम सच में काफी ज्यादा बदकिस्मत हो, क्योंकि मैंने तुमको यहाँ पर देख लिया है। मेरे साथ
आकर मुझ पर फेवर करोगे तो मैं तुम्हारे पनिशमेंट को माफ कर दूंगा। यदि अगर तुम मुझे फॉलो नहीं करोगे तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। यहाँ पर झोयुआन वारेन के पीछे पीछे जाने लगा था। अब अचानक से जुओची उन मोस्टर को मारते हुए वहां पर आ जाता है। अब झोयुआन सोचने लगा था क्या जुओची ने उन मोस्टर को मार दिया है। आखिरकार वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता है। अब जुओची वार्डन को कहता है अब यहाँ पर कोई भी मोस्टर हमारे बीच में इंटरफेयर नहीं करेगा। अब वार्डन कहता है अब तुम यहाँ पर जीत चुके हो, मैं तुम्हारे सभी क्लासमेट को एक जगह पर छुपा दूंगा। अब जुओची कहता है इसकी कोई भी जरूरत नहीं है, तुम्हारे भाग्य में बस मेरा एक्सपेरिमेंटल सब्जेक्ट होने का लिखा है। अब यहाँ पर जुओची के दोस्त और झोयुआन उससे मदद मांगने लगे थे। अब इतने में ही वार्डन जुओची को धमकाने के लिए झोयुआन को पकड़ लेता है, लेकिन यहाँ पर जुओची को उसका कोई भी मतलब नहीं था। और झोयुआन कहता है मुझे जुओची का कमजोरी पता है, उसका बेस्ट फ्रेंड गुआन जुआन है जो कि बिल्डिंग के अंदर है, अगर आप उसको पकड़ कर रखोगे तो आपको फायदा हो सकता है। और वार्डन कहता है तुमने यहाँ पर खुद को बचाने के लिए अपने ही दोस्त को धोखा दिया है, लेकिन मुझे इस तरह के लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इतना कहकर उसको खत्म करके गुआन जियान को पकड़ने के लिए अंदर जाने लगता है, लेकिन तभी जुओची उसके आगे आकर उसे एक पंच मारकर खत्म कर देता है। और फिर इसी के साथ में एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।